आदाब। नमस्कार। मैं एक बार फिर आया हूँ आपसे अपने एडवर्टाइजिंग अनुभवों को साझा करने के लिए। माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ ठीक ना पहुँचे तो माफ़ कर दीजिएगा। कल जो कुछ मैंने कहा था उसको सुनकर एक सज्जन ने मुझे लिखा कि उन्हें बहुत अफसोस है क्योंकि मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। जिस कहानी को बीते लगभग 50 साल हो चुके हों, उस कहानी का क्या दर्दनाक होना। मैं अपने हालात आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो बातें हैं। एक, मुझे अपने आप पे हंसना अच्छा लगता है। जिस दिन आप अपने आप पे हंसना सीख जाते हैं, जब आपको किसी और के आपको बुरा कहने या आपका मजाक उड़ाने पर तकलीफ नहीं होती, बल्कि आप उससे सीखने की कोशिश करते हैं। जिस दिन ऐसा हो जाता है उस दिन मान लीजिए मेरी बात कि आप कामयाबी की राह पर चल निकलते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जब तक लोगों का नुक्स निकालना आपको बुरा लगता रहेगा, जब तक लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आप चिढ़ेंगे, तब तक आप अपनी कामयाबी की राह के आड़े खुद खड़े रहेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूं, और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं इसलिए दोबारा सुना रहा हूं कि मुझे मालूम है मेरे जैसे और करोड़ों लोग हैं जो आज भी इन हालात से गुजर रहे होंगे। जो मैंने सीखा उससे मैं ये सिखाना चाहता हूं लोगों को निराश मत होइए, दिल छोटा मत कीजिए, अपना मजाक खुद उड़ाइए, लेकिन जिसने आपका मजाक उड़ाया और आपको आपके अपने नुक्स से रूबरू कराया, उसका एहसान मानिए, उस नुक्स को नोट कीजिए और यह तय कीजिए कि अगर वो गलती थी तो वो गलती आपसे फिर कभी दोहराई न जाए। गालियां तो आजकल बहुत पड़ती हैं, सोशल मीडिया पे आप अपनी तरफ से कुछ लिख दीजिए, गालियों की भरमार शुरू हो जाती है। अजीब अजीब तरह की
बातें लोग करने लगते हैं, तमीज़ लोग घर छोड़ आए। मेरी माँ के कैरेक्टर पे लांछन लगाना शुरू करते हैं, बुरा भला कहना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज ये निगेटिव लोग हैं। जैसा मैंने आपको कल सुनाया था कि मेरे डोनाल्ड कहने पर लोग हंसे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हर ज़बान सही ढंग से बोली जानी चाहिए, और अगर डोनाल्ड सही तलफ़ुज़ है तो डोनाल्ड ही कहा जाना चाहिए, डोनाल्ड नहीं। आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी गलतियों से सीखा। लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा हूं एक ऐसे इंसान की जिससे मैं कभी मिल तो नहीं पाया। हालांकि वो आए हिंदुस्तान कई बार, भारत आए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं कभी उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी किताबें पढ़कर हमने बहुत कुछ सीखा। वो एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, दुनिया भर में कई सरकारों के तो सलाहकार रहे हैं, 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, आपने यूनिलैटरल सुना होगा, आपने बायलैटरल सुना होगा। ये सज्जन लैटरल थिंकिंग के जन्मदाता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनाब श्रीमान मिस्टर एडवर्ड डे बोनो की। ये 19 मई को सन 1933 में पैदा हुए थे। माशाअल्लाह अभी तक जिंदा हैं, हयात है। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। लैटरल थिंकिंग हम लोग एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं, बिकॉज वो हमें एक नया रास्ता दिखाती है सोचने का। पहले तो मैं वो डेफिनेशन अंग्रेजी में पढ़ के आपको सुना दूं जो लैटरल थिंकिंग की डेफिनेशन है। अंग्रेजी के मेरे तलफ़ुज़ अभी भी बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। जब अंग्रेजी वाले मुझसे कहते हैं कि आपने गलत प्रोनाउंस किया है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी जो उर्दू ज़बान है, अगर आप सना खान तकदीर से मशरक़ कहाँ है बोलकर बता दें सही ढंग से, तो मैं मान लूँगा कि भाई मुझे नहीं आती अंग्रेज़ी बराबर बोलने। वैसे मैं मानता हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती भाई बराबर से बोलने, क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ा नहीं हूँ मैं। So definition of the lateral thinking is the solving of problems by an indirect and creative approach, typically through viewing the problem in a new and visual light. वो कहते हैं कि अगर आप कहीं फंस गए हैं जहां आपको कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा है, कहीं अटक गए हैं आप, तो जो समस्या है आपके सामने जिसे आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं,
उसके लिए एक नई क्रिएटिव अप्रोच इस्तेमाल कीजिए और उसको एक नए जाविये या कोण एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, जिसमें विजुअल भी शामिल हो। जब मैं 25 साल का था, 24-25 साल का, और मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड डे बोनो से, उन्होंने मुझसे कहा था लैटरल थिंकिंग की मिसाल देते हुए कि 1950 की दहाई के अंत के आसपास देश अ में देश ब के साथ जंग शुरू हुई। देश अ संसार का बहुत विकसित, खुशहाल महाशक्ति देश था, और देश ब बहुत छोटा सा जंगलों में बसा हुआ देश। तो जो देश ब के वासी थे, उन्होंने जब ये समझ लिया कि वो आमने सामने तो जंग जीत नहीं सकते, तो उन्होंने गुरिल्ला जंग इजाद की। कहीं से छुपकर अचानक निकल आते, हमला करते, गायब हो जाते। देश अब बहुत परेशान था, क्योंकि वो जंगलों में छुपे हुए होते थे और जंगल बहुत घने थे। दूर दूर तक कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिल पाती थी, दिखाई नहीं देती थी, जहां पर हवाई पट्टी जल्दी से बनाई जा सके ताकि हवाई जहाज लैंड कर सकें, एयर स्ट्रिप जल्दी से नहीं बन सकती थी। और देश आके जो सैनिक वहां फंसे हुए थे, उन तक रसद पहुंचाने का कोई जरिया देश के पास नहीं था। मैं देशों के नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी देश के साथ हमारे देश के संबंध खराब हों। देश वाले काफी परेशान थे, गुरिल्ला जंग ने उन्हें काफी परेशान कर रखा था। उन्हें एक राह चाहिए थी रसद पहुंचाने के लिए। उन्होंने, जो सज्जन मेरा तारुफ एडवर्ड डे बोनो से करा रहे थे, ये उनके शब्द हैं जो मैं दोहरा रहा हूं, कि देश वालों ने एडवर्ड डे बोनो को सलाहकार नियुक्त किया और उनसे कहा कि भाई कोई रास्ता निकालिए इस समस्या का कि हवाई जहाज वहां तक पहुंच सकें। एडवर्ड डे बोनो ने ऐसा कहा मुझे, मेरे सो कॉल्ड टीचर ने, कि बहुत दिनों तक सोचने के बाद और लैटरल थिंकिंग का इस्तेमाल करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हवाई जहाज़ों को लैंड करवाने के लिए आपको लंबी एयर स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, क्योंकि हवाई जहाज़ के दोनों पंख
दाहिने और बाईं ओर होते हैं बड़े से, और उनके फैले होने की वजह से आपको लंबी पट्टी की जरूरत पड़ती है। सोचिए, अगर वो दोनों पंख दाहिने और बाहिने हिस्से से उठकर हवाई जहाज के सर पर पहुंच जाएं, तो क्या होगा? कहते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मुझसे गलत कहा गया हो, बट उस उम्र में ये बात दिमाग में बस गई। उन्होंने कहा कि भाई डिबोनो साहब ने राय दी कि पंखों को निकालकर हवाई जहाज के सर पर जड़ दिया जाए, तो आपको बहुत लंबी स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरे टीचर का कहना था, हालांकि उस समय कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, मेरे एजेंसी में ही काम करने वाले थे सज्जन जो मुझे सिखा रहे थे। उन्होंने कहा इस तरह हेलीकॉप्टर वजूद में आए, क्योंकि हेलीकॉप्टरों को उतारने के लिए आपको हवाई पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने काफी पढ़ा एडवर्ड डिबोनो के बारे में। मैंने हेलीकॉप्टर पे भी पढ़ने की कोशिश की। मुझे तो ये कोरिलेशन नहीं मिला, लेकिन बेहद अच्छी मिसाल थी लैटरल थिंकिंग को समझाने की, जो अब तक दिमाग में बसी हुई है। 40-45 साल हो गए इस बात को। एक और बात होती है, हम जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अक्सर ये मान लेते हैं कि आइडिया आउट ऑफ द ब्लू से आते हैं, गैब से आते हैं, ऊपर से आते हैं। अब आप पेंसिल लिए, पैड लिए बैठे हैं, शायद कोई अच्छा सा आइडिया आ जाए तो हम आगे बढ़ें। आइडिया है क्या? आता ही नहीं। अपने 50 साल से 50 साल से एक आध साल ज्यादा मान लीजिए का जो तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा एडवर्टाइजिंग का, उसमें मैंने ये सीखा कि आइडिया ऊपर से नहीं आते, इनके लिए बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सोचने की जरूरत होती है। एडवर्ड डिबोनो ने क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एक आइडिएशन टेक्निक डिजाइन की, इसका टाइटल है 6 थिंकिंग हैट्स। इसमें वो आप हैट, इसमें एक पहला हैट वाइट हैट है, जहां पर आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रेड हैट है, जहां पर जो प्रॉब्लम आपको फिलहाल हल करना है उस पर गौर करना होता है। उसके बाद ब्लैक हैट है, जहां आपको अपने प्रॉब्लम के हल के लिए
एक नेगेटिव आइडिया सोचना होता है और ये देखना होता है कि अगर उस नेगेटिव आइडिया का इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान क्या क्या हो सकता है। उसके बाद है येलो हैट, जिसमें आपको पॉजिटिव आइडिया सोचने में मदद मिलती है और यह भी समझने में मदद मिलती है कि पॉजिटिव आइडिया किस हद तक काम करेगा, नहीं करेगा। फिर एक ग्रीन हैट आपको सिखाता है, समझाता है, बताता है कि वो जो पॉजिटिव आइडिया या नेगेटिव आइडिया जिसको आपने अब अप्रूव कर लिया है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। और आखिर में है ब्लू हैट। ये उन लोगों के लिए है जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे होते हैं और इस हैट को पहनकर उनको इस बात पर नजर रखनी होती है कि कब वो आइडिया इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि अब उससे और ज्यादा फायदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ताकि वो उन लोगों को एक बार फिर मोटिवेट कर सकें व्हाइट हैट पहनकर नए सिरे से नया आइडिया सोचने के लिए। ये तो एक आइडिएशन टेक्निक है। इसके अलावा कुछ आइडिएशन टेक्निक हमने खुद भी बनाई, कि हम भी कम नहीं हैं भाई। अंग्रेजी का नहीं आती तो उसका मतलब यह तो नहीं है कि सोचना भी नहीं आता। चीनी अंग्रेजी में नहीं सोचते, जर्मन अंग्रेजी में नहीं सोचते, फ्रांसीसी अंग्रेजी में नहीं सोचते, स्पेनिश अंग्रेजी में नहीं सोचते। तो भाई हम हिंदी उर्दू में क्यों नहीं सोच सकते भाई। सोचने के लिए जबान कोई हद नहीं है। कल फिर आऊंगा, कुछ और किस्से सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।